हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथवर्स पे। आज हम सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई द्वारा रिलीज किया गया है 2025 का। उसका हम सेक्शन बी पार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करने हैं हमको? रूट्स फाइंड करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे 2/5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले बेस सेम बना लेंगे सबके नीचे। एलसीएम 1 5 का 5 आ जाएगा। 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 5 को 5 टाइम्स 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5 को 0 साइड ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड वन, सिंपली फैक्टराइजेशन करके। सिंपली क्या कर लेंगे? फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सेकंड, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के दोनों से करेंगे। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से 2 3 जा 6, 6 के फैक्टर अगर हम करें तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स। इसको हम करेंगे सॉल्व तो माइनस के 5x आ जाएगा। माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x हम कॉमन ले लेंगे। इधर से हम 1 कॉमन ले लेंगे। 2x एक्स माइनस 3 प्लस इन दोनों में कुछ क्या कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन लेते हैं? 1। एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 इसमें भी कॉमन है, एक्स माइनस 3 इसमें भी कॉमन है। एक्स माइनस 3 को बाहर ले लेंगे। अब क्या बचेगा? इधर साइड क्या बचा? 2x प्लस ये वाला 1 बचा इज इक्वल टू 0। सिंपली अब दोनों को 0 को इक्वेट कर देंगे। इसको x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और इसको 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 3, 1 फैक्टर आ गया, 1 रूट आ गया। एक्स इज इक्वल टू -1/2 सेकंड रूट आ गया। ये हो गए इसके आंसर बाई फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकंड, हम श्रीराचार्य फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? अगर हमारे हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए x का रूट जो होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होती है x की वैल्यू। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम कंपेयर करें, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5 आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। सिंपली इसको फॉर्मूले में हम पुट करें, अगर हम इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर दें एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस, बी की वैल्यू कितनी है? -5 प्लस माइनस रूट के अंदर बी की वैल्यू कितनी है? -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है? 2, सी की वैल्यू कितनी है? -3 अपॉन 2 ए की वैल्यू कितनी है? 2। एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस के 5 प्लस माइनस रूट के इनसाइड 5, -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 जा 12, 2 जा 24 माइनस माइनस प्लस 24 अपॉन 2 2 जा 4। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 25 प्लस 24 कितने हो जाएंगे? 49 अपॉन 4। x इज इक्वल टू 49 किसका रूट होता है? 7 का। 5 प्लस माइनस 7 अपॉन 4। यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगी, एक पॉजिटिव वाली एक नेगेटिव वाली, एक पॉजिटिव वाली एक नेगेटिव वाली। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करें, 5 प्लस 7 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3।
5 - 7/4 इजिकल टू -2/4 1/2 -1/2। ये हो गया दो रूट। फर्स्ट रूट ये हो गया, सेकंड रूट ये हो गया। सिंपल। दोनों तरह से हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द नंबर्स x-2 4x-1 5x+2 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई एक एपी है A1 A2 A3 डॉट 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 an टर्म्स का, अगर हमारे पास कोई एपी है, क्या है ये एपी। सबसे पहले एपी होने की कंडीशन क्या होती है। एपी होने की कंडीशन होती है अगर इसका कॉमन डिफरेंस डिफरेंस D1 है, इसका D2 है, इसका D3 है, तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए Dn तक। कॉमन डिफरेंस D को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सबसे पहले ये बोल रहा है x-2 4x-1 5x+2। ये किस में, एपी में। एपी की कंडीशन लगा देंगे हम A2 - A1। अगर हमको इसको A1 मान लें, इसको A2 मान लें, इसको A3 मान लें। कॉमन डिफरेंस कैसे हम निकालते हैं, तो A2 - A1 ये हो गया D1। अगर हम D2 की बात करें, D2 इज इक्वल टू A3 - A2। सिंपली ये हो गया। A2 की वैल्यू क्या है, 4x-1 माइनस A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 की वैल्यू है x-2 इज इक्वल टू, हमें पता है D1 इज इक्वल टू D2 हो गया, क्योंकि ये एपी की कंडीशन होती है। एपी की कंडीशन A3 - A2 की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। A3 की वैल्यू क्या है 5x+2 माइनस A2 की वैल्यू 4x-1। सिंपली 4x-1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 5x+2 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 1। अब एक्स एक्स वाले टर्म्स को साइड ले आएंगे। 4x - 5x क्या हो गया, x। 4x माइनस एक्स क्या हो गया 3x -1 +2 +1 इज इक्वल टू 5x - 4x इज इक्वल टू x +3। सिंपली ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। 3x x पॉजिटिव का x है, इधर साइड आएगा तो नेगेटिव का x। 3x - x इज इक्वल टू 3 प्लस का 1 है, इधर साइड आएगा तो माइनस का 1। 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और इसके एपी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन मेनली बनते हैं वो एन एन टर्म से बनते हैं। एन एन टर्म से बनते हैं। एन एन टर्म का फॉर्मूला पूछ लेगा, ए एन इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। और एपी का ए एन इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। और सेकंड सम ऑफ एन टर्म्स उसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2A+n-1 इंटू डी। कंप्लीट एपी में इनसे ही मेनली क्वेश्चन आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सिंपली अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल विद अ सेंटर O। प्रूव दैट AOBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमको करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम करते हैं, सबसे पहले हम इसके लिए सर्कल वाले चैप्टर के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिगर बनाएंगे, फिर उसको हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है सबसे पहले एक सर्कल है। सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। एक सर्कल की टेंजेंट है, एक सर्कल की दो टेंजेंट है। एक टेंजेंट ये रही और दूसरी टेंजेंट ये रही। ये पॉइंट P है
यहाँ पे टेंजेंट पी ए हो गई, ये हो गई पी बी। यहाँ पे एक सेंटर है O, यहाँ पे कौन सा एक सेंटर है O। अगर हम चाहें, अगर हम इसको ए को O से मिला दें, ए को O से मिला दें और बी को O से मिला दें, सिंपली मिल गए। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, पी ए ओ बी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सिंपल हमको ये प्रूफ करना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता है गिवन क्या कंडीशन है, गिवन कंडीशन है पी ए कॉमा पी बी आर टेंजेंट्स, ये पी बी क्या है, टेंजेंट्स है, और ओ क्या है इसका, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल हमको गिवन। अब हम टू प्रूफ करते हैं, टू प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमको पता है पी ए पी बी टेंजेंट्स है, पी ए कॉमा पी बी क्या है, टेंजेंट्स है। सिंपली पी ए इज इक्वल टू पी बी होंगी, क्योंकि टेंजेंट्स है तो इक्वल होंगी। पी ए किसके बराबर होगी, पी बी के बराबर होगी, ठीक है। अगर कोई टेंजेंट, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ रेडियस, लाइन ऑफ रेडियस, ऑलवेज एंगल ए और एंगल भी परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि एक सेंटर से हमेशा, एक सेंटर से जो रेडियस वाली लाइन होती है वो टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इससे क्या पता चला हमको, एंगल ए कितने का है, 90 डिग्री का है, और एंगल बी कितने का है, 90 डिग्री का है, सिंपली। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, अब हमको प्रूफ करना है ये पी ए ओ पी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमको पता चला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंडीशन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, सिंपली। तो हमारे पास टोटल कितने एंगल हैं, टोटल एंगल हमारे पास चार एंगल है, एंगल पी है, एंगल ए है, एंगल ओ है, एंगल बी है। हमारे पास टोटल एंगल कौन कौन से, एंगल पी है, एंगल ए है, एंगल ओ है, एंगल बी है। अगर हम बात करें एंगल पी और एंगल ओ क्या है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स हैं। अगर एंगल ए और एंगल बी की बात करें, वो भी कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल है। सिंपली अगर हम बात करें एंगल ए प्लस एंगल बी की, तो हमें पता है एंगल ए कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, एंगल बी कितने का है, 90 डिग्री का है। सिंपली ये तो प्रूव हो गया ये कितने का है, 180 डिग्री का है, ये तो प्रूव हो गया 180 डिग्री का है। अगर हम मैं बात करूं एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, ये कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। एंगल ए प्लस एंगल बी हमको पता है 180 डिग्री पहले से ही है, ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं। एंगल पी प्लस एंगल ओ इजिकल टू 360 डिग्री, यहाँ से हम निकाल लेंगे एंगल पी प्लस एंगल ओ इजिकल टू 360 माइनस 180। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ इज आल्सो इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने प्रूफ कर दिया दोनों एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ से, हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी भी 180 डिग्री के बराबर है, और एंगल पी प्लस एंगल ओ भी 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, हेंस पी ए ओ बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
इन अ फिगर इन अ इन अ फिगर 2 a circle of radius 7 centimeter is inscribed in a square. Find the area of shaded region. Use pi is equal to 22/7. अब ये बोल रहा है ये एक क्या है, स्क्वायर है। क्या है ये, स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर ये क्या है हमारे पास, सर्कल। ये क्या है, सर्कल। स्क्वायर के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये क्या है, एक स्क्वायर है, और ये क्या है इसके अंदर, सर्कल है। अगर हम बात करें हमें किसका, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो शेडेड एरिया का रीजन कैसे निकलेगा। सबसे पहले स्क्वायर है ये, अगर स्क्वायर में से मैं सर्कल का एरिया रिमूव कर दूं, ये सर्कल है, इसका एरिया मैं रिमूव कर दूं, तो ये वाला एरिया बच जाएगा। ये वाला एरिया बच जाएगा, वही शेडेड रीजन है, यही शेडेड रीजन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फिर, शेडेड एरिया के रीजन निकालने के लिए शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सिंपल। हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर साइड ए ले लें हम तो ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल को क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ सर्कल हमको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अगर मैं पूछ बात करूं तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस है, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर इधर, 7 सेंटीमीटर इधर, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर के बराबर। तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू हमें दे रखी है, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ से सिंपली हमको पता चल रहा है आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, वन टाइम सिंपली। आगे हम सॉल्व करेंगे। 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 196 माइनस 22 7 जा 154। ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है, एरिया है। तो 196 माइनस 154, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी spherical lead shots each having diameter of 3 centimeter can be made from a cubical lead solid of dimension 9 into 11 into 12 सेंटीमीटर। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, जब भी किसके क्वेश्चन आए, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन आए, तो हमको एक चीज याद रखनी है, वहां पे वॉल्यूम की हमको यूज करना है हमेशा। क्या यूज करना है हमको, हमेशा वॉल्यूम ही यूज करना है। सबसे पहले हमको क्या बनानी है, स्फेरिकल लेड सॉर्ट्स बनानी है। किसकी, स्फेरिकल लेड सॉर्ट्स बनानी है। इसका हम सबसे पहले वो निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। सबसे पहले डायमीटर हमको गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, रेडियस आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। सबसे पहले निकाल लेंगे तो 4/3 पाई आर की जगह 3/2 का होल क्यूब। अब इसको बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सबसे पहले हमको लेंथ दे रखी है, ब्रेथ इंटू हाइट इसको दे रखा है। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 इंटू 11 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ स्पेरिकल स्पेरिकल लेड शॉट्स इस वॉल्यूम से कितनी नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की लेड शॉट्स बनेंगी, इसको कैलकुलेट करना है।
सबसे पहले यूनिटरी मेथड, सिंपली एक बॉल से दो बॉल बनाई जा रही है, दो बॉल से कितनी बॉल बनाई जा सकती है, चार बॉल। ऐसे ही सिंपल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से कितने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की लेड शॉट बनाई जा सकती है। तो सिंपली 9 × 11 × 12 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, 4/3 × पाई की वैल्यू 22/7 3/2 का फुल क्यूब। ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब, नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। 9 × 11 × 12, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 ये नीचे वाला 7 भी ऊपर पहुंच जाएगा, 7 × 2 का क्यूब भी ऊपर पहुंच जाएगा, 2 का क्यूब 8/4 × 22 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब हम कैंसिल कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 से 9 कैंसिल आउट। सिंपली ये कैंसिल हो गए। अब क्या बचे, 12 × 7, 12 7 जा 84 बॉल्स, 84 बॉल्स। सिंपली आंसर ये हो गया हमारा, सिंपली इसका आंसर। हाउ मेनी स्फेरिकल रेड शॉट बना सकते हैं, नंबर ऑफ स्फेरिकल रेड शॉट्स, नंबर ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स फिजिकल, सिंपल लिख के आ जाएंगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट P 5, -3 is one of the 2 points of trisections of the line segment joining the point A 7, -2, B 5, -1, 1, -5 near to A. Find the coordinates of the other point of trisection. अब ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब ये बोल रहा है ए और बी पॉइंट है कोई, ए और बी पॉइंट है कोई। जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन हो गई, एक नंबर लाइन, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। ई के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है कितने, 7, -2। ई के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 1, -5, दोनों निकाल लिए। ये बोल रहा है ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन मीन्स तीन पार्ट में, थ्री पार्ट्स में, थ्री इक्वल पार्ट्स, थ्री इक्वल पार्ट्स, थ्री इक्वल पार्ट्स। पी पी एक पॉइंट है जो वन ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, दो पॉइंट्स, अगर हम इसके तीन पार्ट करेंगे तो दो पॉइंट आएंगे यहाँ पे बीच में, ट्राई सेक्शन करेंगे तो सिंपल सी बात है। हाँ, नियर टू ए पॉइंट पी क्या है, नियर टू ए पॉइंट पी ये रहा, और कोई अदर पॉइंट मान ले क्यू है, एक्स वाई हमें नहीं पता है उसका, पी की कोऑर्डिनेट्स हमको पता है 5, -3, 5, -3। सिंपल सिंपल ये निकाल लिया हमने। अब इसमें पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, अदर पॉइंट्स, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने। तब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। इसमें लगता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगता है, सेक्शन फॉर्मूला फॉर्मूला अगर हम बात करें, अगर कोई यहाँ से ए और बी थ्री पार्ट्स में है, ए और बी कितने पार्ट्स में है, थ्री पार्ट्स में है, थ्री पार्ट्स में है, या हम सिंपल बात करें ए और क्यू का मिड पॉइंट पी है, हाँ है, क्योंकि ये तीन पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसको सेम सेम। अगर मैं बात करूं पी और बी, पी बी लाइन का मिड पॉइंट क्यू है, हाँ है, क्योंकि तभी ये लाइन इक्वल होंगी, जब ये बराबर होंगी तो ये तीसरी लाइन भी बराबर होगी, क्योंकि हमको पता है ट्राई सेक्शन का मतलब ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, सिंपली। और ए बी और ए क्यू लाइन और ए की लाइन सेगमेंट P is the midpoint, P is mid point, ऐसे फॉर पी बी लाइन सेगमेंट, अगर हम पी बी लाइन सेगमेंट की बात करें तो Q इज द मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट। क्यों मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू
x1 5 प्लस x2 1 अपॉन 2 6 अपॉन 2 इजिकल टू 3। एक्स की वैल्यू निकल आया यहाँ से हमारे पास। y इजिकल टू y1 क्या है हमारे पास, माइनस थ्री प्लस y2 क्या है हमारे पास, माइनस फाइव अपॉन 2 -8 अपॉन 2 इजिकल टू -4। तो एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, 3 कॉमा -4। ये हो गया हमारा आंसर। और सिंपली एक चीज और, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से मेनली 3 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 टाइप, 2 टाइप और 3 टाइप। 1 टाइप, फर्स्ट टाइप, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करें, अगर हम कोई पॉइंट ए है हमारे पास, कोई पॉइंट बी है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, तो ए के पॉइंट्स मान ले हम x1 कॉमा y1 है, और बी के पॉइंट x2 कॉमा y2। तो ए बी का डिस्टेंस जो भी, ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है, तो इसलिए ये कैसा है, इम्पोर्टेंट है। सेकंड फॉर्मूला जिससे हमने अभी क्वेश्चन किया, सेकंड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है वो, मिड पॉइंट पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला का अभी मैंने बता दिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला की अगर हम बात करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, इसका मिड पॉइंट है ए। पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, क्यू के पॉइंट्स x2 y2 है। ए के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेंगे x वाई। तो ए के, अगर ए मिड पॉइंट है, ए क्या है, मिड पॉइंट है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2/2, और वाई की वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y2/2। सिंपली ये दो चीजें हो गई। थर्ड चीज जो याद करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, वो है सेक्शन फॉर्मूला। वो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला, वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला को जरूर याद करके जाना, सेक्शन फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट ए कॉमा बी, हमारे पास लाइन सेगमेंट ए कॉमा बी है। अगर ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, और कोई एक पॉइंट डी इसको ए रेशियो बी में डिवाइड करता है, ए रेशियो बी में डिवाइड करता है। अगर हम मान लें डी के कोऑर्डिनेट्स x वाई हैं, और हमको डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, हमको रेशियो भी पता है, ए रेशियो बी में क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, ए कॉमा बी लाइन सेगमेंट को। तो सिंपली हम x के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, x इजिकल टू ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x2 के साथ, ए x2 प्लस बी x1 अपॉन सम ऑफ रेशियोज ए अपॉन बी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। y इज इक्वल टू ए इंटू y2 प्लस बी इंटू y1 अपॉन ए प्लस बी। ये याद करके जाने हैं तीनों चीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, तीनों चीज से बाहर, सिंपली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है, सो दैट द पॉइंट p -4, 2 lies on the line segment joining the points a -4, 6 and b -4, -6। सिंपली ये बोल रहा है कि हाँ हमारे पास कोई पॉइंट है, क्या है हमारे पास, एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, उस पे पॉइंट एक एक कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं,
-4, 6 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -4, -6। ये बोल रहा है पी कोई पॉइंट है उस पर लाई करता है -4, 2 शो करना है ये इस पे लाई करता है। अब सिंपली हम एक कॉन्सेप्ट, इसके दो मेथड्स हो सकते हैं। या तो हम सेक्शन फॉर्मूला से शो कर दें, सेक्शन फॉर्मूला से शो कर दें कि ये इसी लाइन पे शो हो रहा है। और सेकंड मेथड है, अगर हम एरिया ऑफ 3 पॉइंट्स जीरो करके दिखा दें, 3 पॉइंट्स इज इक्वल टू जीरो करके दिखा दें, क्योंकि 3 पॉइंट्स का एरिया तभी जीरो हो सकता है। 3 पॉइंट्स, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल तभी जीरो हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तभी जीरो हो सकता है क्योंकि तब वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे इसको ए रेशो बी में क्या करता है, ये डिवाइड करता है। सबसे पहले -4 इज इक्वल टू -4a -4b अपॉन ए प्लस बी। यहाँ से एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी -4a -4b इज इक्वल टू -4a -4b। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से इसके सॉल्यूशन नहीं निकलने वाले हैं। तो सिंपली अब y2 वाले कोऑर्डिनेट्स की बात करें अगर हम, तो y2 कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 इज इक्वल टू -6a प्लस 6b अपॉन a प्लस b। a प्लस b, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू -6a प्लस 6b। ए वाले टर्म्स एक तरफ और बी टर्म्स वाले एक तरफ। तो करेंगे तो हम क्या होगा, 6a+2a इज इक्वल टू 8a इज इक्वल टू 6b में से 2b जाएगा तो 4b। ए अपॉन बी का रेशियो क्या आ गया, 1/2। ए अपॉन बी का रेशियो क्या आ गया, 1/2। ए अपॉन बी का रेशियो कितना आ गया, 1/2। सिंपली ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। वन मेथड से प्रूव हो गया ये। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, इसकी बात करें सेकंड मेथड की, एरिया एरिया हम इसको जीरो करके दिखा दें। x1, y1 की पॉइंट्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, -4, 6। x2, y2 इन पॉइंट्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, -4, 2। x3, y3 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, -4, 6 -6। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिंपली x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 माइनस, y3 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 y3 माइनस y2 करेंगे तो y3 माइनस माइनस y2 -8 हो जाएंगे। प्लस x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x3 -4। y1 माइनस y2 करेंगे, y1 माइनस y2 करेंगे इंटू 4। ये हो जाएगा 6 2 8 -32 प्लस 32 -16। y2 की वैल्यू क्या है, ये रही। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं सिंपली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, टू डाइस आर द सेम थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स ऑन बोथ डाइस। सिंपली क्या करिए हम, वन डाइस, अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, दो डाइस हैं। एक डाइस की मैं बात करूं, एक डाइस पे नंबर आने के क्या क्या चांस होते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है,
थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है और सिक्स भी आ सकता है। हमने दो डाइस रोल करी है सेम टाइम पे, दो डाइस रोल करनी है, तो दो डाइस में कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी बननी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये एक आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, दो आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और लास्ट में छह भी आ सकता है, सिंपली। ये अभी अभी हमने किसके लिए किया, वन डाइस के लिए, ये किसके लिए किया है अभी हमने, वन डाइस के लिए। अगर इसके साथ साथ हम दो डाइस एक साथ थ्रो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो डाइस एक साथ थ्रो कर रहे हैं, तो एक और डाइस का, डाइस की वैल्यू वहाँ पे सेम हो जाएंगे हाँ, वन भी आ सकता है दूसरी डाइस में, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है और सिक्स भी आ सकता है, सिंपली। ये हमने पूरा चार्ट बना लिया इसका। ये हमारी पूरी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, टू डाइस वाले क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फूड्स। अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट डाइस है हमारे लिए, फर्स्ट डाइस में आने की प्रोबेबिलिटी है, और ये सेकंड डाइस वाले हैं, सेकंड डाइस वाले हैं। तो यहाँ से वन आएगा और इधर से वन आएगा, पहली पहली डाइस का वन और दूसरी डाइस का वन, पहली डाइस का वन और दूसरी डाइस का टू, पहली डाइस का वन दूसरी डाइस का थ्री, पहली डाइस का वन दूसरी डाइस का फोर, पहली डाइस का वन दूसरी डाइस का फाइव, पहली डाइस का वन दूसरी डाइस का सिक्स, दूसरी डाइस का टू, पहली डाइस का वन। तो ऐसे ऐसे सिंपली हम क्या कर लेंगे, इनको फिल कर लेंगे। ये तो सिंपल है बहुत ज़्यादा, फिल करने में 2,5, 2,6, एक को कांस्टेंट रखो, इस वाले को कांस्टेंट रखो थ्रू आउट द सिक्स, और इन सबको वेरी कराते चलो, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। ये हो गई कंप्लीट टेबल, कंप्लीट टेबल। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स ऑन बोथ डाइस। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, डिफरेंट नंबर्स की, किसकी, डिफरेंट नंबर्स की। अब सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे डिफरेंट नंबर कौन कौन से हैं, डिफरेंट नंबर्स। तो डिफरेंट नंबर्स मोस्टली सारे डिफरेंट नंबर हैं, हम सेम सेम नंबर वाले को रेड कर देंगे, सेम सेम नंबर वाले कौन से हैं, सेम सेम नंबर वाले ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और सिक्स सिक्स, ये सेम नंबर है। अगर मैं बात करूँ सिक्स, इधर है सिक्स टू जा 12, सिक्स थ्री जा 18, सिक्स फोर जा 24, सिक्स फाइव जा 30, सिक्स सिक्स जा 36, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, 36। ठीक है, उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए गेटिंग डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस, डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस। सिक्स, सिक्स नंबर्स कैसे हैं, सेम है, सिक्स नंबर्स कैसे हैं, सेम है। सिक्स अगर 36 में से सिक्स करें तो 30 बचे, 30 कौन, 36, सिक्स फाइव जा 30, सिक्स सिक्स जा 36, 5/6, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6, सिंपली। अगर हम बात करें एक कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑलमोस्ट वन कैरेट। एक कॉइन को दो बार
टॉस किया गया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, और वाला क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं और वाले क्वेश्चन की, किसकी, और वाले क्वेश्चन की, एक कॉइन है हमारे पास, एक कॉइन है, उसको हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं, टू टाइम्स टॉस किया गया है, टू टाइम्स टॉस किया गया है। एक कॉइन की हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दो ही होती है। अगर मैं बात करूँ दो बार टॉस किया गया है, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, वन हेड। क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। हमको क्या चाहिए, एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है, ज्यादा से ज्यादा इसमें एक भी नहीं है, तो इसको भी काउंट करेंगे, थ्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इतने, वन टू थ्री फोर, फोर। अगर हम इसको डिवाइड करें 0.75, ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.